खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। और सबसे पहले खर्चा पानी में अंशुमान जी का हालचाल पूछने से पहले उनको आज हम लोग जन्मदिन की बधाई देंगे। बहुत सारी बधाइयां अंशुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे लोगों का जो इसे देखने के बाद जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों के स्नेह से और प्रोत्साहन से हम इस शो को, जो कि दैनिक इकोनॉमिक खबरों का शो है, उसे इतने लोग देख रहे हैं और इतने लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, प्रश्न देते हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि नहीं हो सकती कोई भी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, ट्विटर पर भी भेजा, जिनके पास मेरा नंबर था, आपका नंबर नहीं था, तो बोले थे कि अंशुमान जी को हमारी तरफ से आप बोल दीजिएगा शो में। बहुत सारे मैसेज आए आपके लिए। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास दो तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक नीति आयोग ने भी अब एक सूची बना ली है। पहले तो एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा था, अब लग रहा है कि स्कीमों को प्रतिबंधित किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ऐसा लग रहा है नीति आयोग की लिस्ट देखने के बाद। पेट्रोल डीजल के प्राइस में कटौती हुई है 2 दिन लगातार। बहुत सोशल मीडिया पे हल्ला है, तो इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश किया जाएगा कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है। और तीसरा, आप लोग बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर स्टेट्स से बात कीजिए, तो एक बुलेटिन में आज के हमारे खबर स्टेट्स की जीडीपी से भी जुड़ी हुई है, जिस पर एसबीआई की एक टिप्पणी है और उसमें कई राज्यों को उन्होंने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। और चलते चलते एक बात करेंगे एलॉन मस्क पे, टेस्ला पे और बिटकॉइन पे। अंशुमान जी, सबसे पहले नीति आयोग, उन्होंने 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की लिस्ट बनाई है और उनका आकलन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या उन स्कीम्स को अब चलते रहने देना चाहिए या नहीं। हाँ सिद्धांत, जैसा हमने कहा था, जब ये बजट आया था तब खर्चा पानी में भी और अलग अलग लर्न टाइप के अलग अलग विंडो से, प्लेटफॉर्म से हमने बताया था कि सरकार अगले 1 साल में राजस्व जुटाने और खर्च काटने के बड़े अभियान पर निकल रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरी रास्ता किस्म की चीज है जो हमें प्राइवेटाइजेशन में या एसेट मोनेटाइजेशन में दिखाई दे रही। उसका एक दूसरा हिस्सा सरकारी स्कीमों को बंद करना या उनमें कटौती करने की बात है। वित्त आयोग की सिफारिशों में भी बात आ चुकी है। हालांकि सरकार में इसकी घोषणाएं, चर्चाएं और कोशिशें पहले भी होती हैं। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन जो इतिहास थे उससे लेकर जो मध्य प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी नीति आयोग की, जिसने कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को की छटनी की बात कही थी। पर उतनी हिम्मत, उतना साहस सरकार दिखा नहीं पाई पिछले सालों में। पर अब जहां इकोनॉमी आ चुकी है, रेवेन्यू बुरी तरह गिरे हुए हैं, सरकार का घाटा बढ़ा है, तो सरकार करीब 28 स्कीमों की सूची पर काम कर रही है। नीति आयोग ने एक पर्चा बनाया है, एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें 28 स्कीमों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी साइंटिफिक और वैज्ञानिक लगती है। उनके क्लस्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर का क्लस्टर, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज का एक क्लस्टर है, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का एक अलग क्लस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक अलग क्लस्टर है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट का एक अलग क्लस्टर है, जॉब स्किल का एक अलग क्लस्टर है। तो पहली चीज तो है कि सरकार वापस अपनी सारी स्कीमों को नए सिरे से देख रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अर्थात के अलग अलग संस्करणों में हम लगातार चर्चा करते रहे सिद्धांत की भारत में स्कीमों का दोहराव बहुत ज्यादा है। एक ही जैसी स्कीमें केंद्र और राज्य लागू करते हैं, बल्कि केंद्र के अलग अलग विभाग भी एक ही जैसी स्कीमें लागू करते हैं और उनसे हासिल कुछ नहीं होता। और दूसरी बड़ी चीज जो है कि भारतीय स्कीमों में प्रतीकवाद बहुत ज्यादा है। 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए की सुविधाएं या रियायतें दी जाती हैं। तो ये बात भले ही मजबूरी में सरकार कोविड के असर के कारण, खर्चे की कटौती के कारण, अगर सरकार अपनी पूरी स्कीमों के जंजाल को नए सिरे से समेटकर ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक स्वागत योग्य और अच्छा कदम है। जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि नीति आयोग इन स्कीमों की इवैल्यूएशन स्टडी करेगा, इनके बारे में अध्ययन करेगा और उसके बाद ये मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के जरिए समझने की कोशिश करेगा कि इसमें से कौन सी स्कीमें रखी जाए और कौन सी बंद की जाए। और
आने वाले 2-3 महीनों में हमें इस बारे में और स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि कौन सी स्कीम को रोका जाना है, बंद किया जाना है। दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ और ध्यान रखने वाली बात है कि स्कीमों के पुनर्गठन की प्रक्रिया मनरेगा के दौर से शुरू हुई थी। जब पहली बार मनरेगा आई थी और भारत में असंख्य ऐसी स्कीमें जो चलती थी जो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में रोजगार पर केंद्रित थी, उनको सबका मर्ज करके सरकार ने एक मेगा स्कीम बनाई थी जो कि मनरेगा थी। लगभग वैसी ही प्रक्रिया हमने बाद में शिक्षा से जुड़ी हुई स्कीमों में देखी और अब हेल्थ में देखी। हमने जो हेल्थ के 2 बड़े प्रोग्राम ये सरकार लेकर आई है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या दूसरा प्रोग्राम हो, उनमें वो स्कीमों को मर्ज किया गया है कि जो अभी एक हेल्थ मिशन जो इसमें में इस बजट में घोषित किया गया है। तो अब अगली बारी उन क्षेत्रों की स्कीमों की है जो छोटी हैं और उनमें बदलाव की जरूरत है। क्या राज्य सरकारें भी इसे मानेंगी? क्या राज्य सरकारें भी अपनी यहाँ स्कीमों को बदलेंगी? क्योंकि अगर ये सुधार हो जाता है तो सरकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे जिनका इस्तेमाल दूसरी जगह लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। किस तरह की स्कीम्स आ सकती हैं? मानते हैं उन्होंने कई सारे अम्ब्रेला, कई सारे क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम स्पेकुलेशन के पेज पर उतरे अंशुमान जी और उस तरह से बात करें कि कुछ स्कीम्स जिनको हम समझें कि इन स्कीम्स को शायद बंद किया जाए क्योंकि जरूरत पहले से थी, तो किन स्कीम्स का नाम लिया सकता है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा छटनी होगी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई स्कीमों पर। बीज के प्रोत्साहन के लिए छोटी मोटी क्षेत्रीय सिंचाई प्रोत्साहन की स्कीमें, कुछ उर्वरकों से जुड़ी हुई स्कीमें, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक मेगा स्कीम आ चुकी है जो कि सीधे फंड ट्रांसफर करती है किसान सम्मान निधि के नाम पर। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक बड़ा हिस्सा सब्सिडीज का है जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद सरकार के अंदर कहीं ऐसी चर्चा है, जो मेरी बात भी हो रही थी, कि अब एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीमें चलाए रखने का कोई मतलब नहीं है। आप किसानों को सीधे पैसा दे रहे हैं और एक प्रमुख उर्वरक जो एक प्रमुख इनपुट है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, और इसके अलावा तो बिजली और बाकी दरों पर राज्य सरकारें उन्हें सब्सिडी देती हैं। हाँ, तो एक इसमें कई सारी स्कीमें हैं और एक एक मंत्रालय के तहत स्कीमों की भीड़ लगी है, मेला है पूरा स्कीमों का। हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत कम से कम 2 दर्जन छोटी बड़ी स्कीमें जो अलग अलग रोगों के लिए, उपचार के लिए, शोध के लिए चलती हैं। तो ये एक ओवरड्यू एक्सरसाइज थी। इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर तो पूरा मंत्रालय है। पहले स्कीमों का काम था, फिर स्कीमों के काम को बढ़ाकर उसे मंत्रालय तक पहुंचा दिया गया। तो वहां पर बहुत सारी स्कीमें जिनका हमें कोई लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला। स्किल डेवलपमेंट मिशन चलते हुए आज 7-8 साल हो गए हैं, पर भारत में बेकारी और खासतौर से उस क्षेत्र में बेकारी बढ़ती चली जा रही है जहां स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो मुझे लगता है कि एक बार सूची आएगी सामने तो हमें स्पष्ट होगा। बड़ी स्कीमें आमतौर पर स्थापित हैं, और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, जो बजट को करीब से देखते हैं, तो सरकार की प्रायोरिटी पे 7-8 बड़ी स्कीमें हैं, वो जस की तस रहेंगी। मनरेगा रहेगी, आयुष्मान भारत रहेगी, सर्व शिक्षा अभियान रहेगी, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो रहेगी। इसके अलावा जो 6-7 किसान सम्मान निधि रहेगी, और डीबीटी के जरिए जो दी जाने वाली छोटी स्कीमें हैं वो रहेंगी। लेकिन इसके बाद जो नीचे दूसरे लेवल पे स्कीमें हैं और फिर उसके बाद जो टर्शरी लेवल की स्कीमें, उनकी छटनी होने के संकेत मिल रहे हैं। और स्कीमों पर बात हो गई, अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों पर। आप कल या परसों का जो हमारा खर्चा पानी था, उसमें हम लोगों ने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे बातचीत की थी कि कैसे जो क्रूड है उसके दाम गिर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। अंशुमान जी ने एक बात भी कही थी कि सरकार अभी चाहे तो 2 से ढाई रुपए आराम से कम कर सकती है, और अभी 18 पैसे 22 पैसे कटौती हो चुकी है। लोग सोशल मीडिया पे बहुत खुश हो रहे हैं। अंशुमान जी, कहानी क्या है? कल हमने इस पर चर्चा की थी और हमने कहा था कि अभी तात्कालिक तौर पर सरकार के पास इतना कुशन है। अगर आप कच्चे तेल की कीमतों से तुलना करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी की जा सकती है। ये बात कल हमने सुबह चर्चा में कही थी। कल शाम तक 18-22 पैसे की कमी, और आज दोबारा एक और कमी हमारे सामने आ गई है। ये कटौती धीमे धीमे हमें दिखती है कि शायद कच्चे तेल की कीमतों के असर के कारण हुई है। पर 2 चीज समझना जरूरी है। पहली चीज तो इस कटौती कतई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में 18 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ और 16 रुपए। तो इस हिसाब से ये केवल सोशल मीडिया पर उत्साह की दृष्टि से तो अच्छा है, पर 18 रुपए और 18 पैसे में बहुत बड़ा फर्क होता है। 18 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है साल भर में। दूसरी चीज है, ये कटौती उन टैक्सेस में नहीं है। सरकार ये कटौती सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नीचे गिर गई। और तीसरी चीज ये कि चुनाव सर पर है, वोट पड़ने वाले हैं, तो अगर थोड़ी बहुत रियायत की जा सके तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में 1-2 कटौतियां ऐसी और आएंगी। 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे की कटौती आएंगी। लेकिन जब तक टैक्सेस कम नहीं होंगे, जब तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती नहीं होगी केंद्र राज्य सरकार की तरफ से, हम वो 80, 90, 85, 91 के आसपास ही कीमतें करते रहेंगे।
हाँ, और वो बिल्कुल जायज और उचित नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अभी भी इतनी नहीं है कि हम 80-90 रुपए की पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी भी क्या है, $65, $65, $66, $63, $64 पर बैरल पे ही तो ब्रेंट मिल रहा है हमको। हम कहाँ भी 80-90 पहुंच गए हैं कि $80-90 का ब्रेंट खरीद रहे हैं कि हम $100 का पेट्रोल डीजल लोगों को बेचने लगे। तो ये सिर्फ चूंकि दबाव बहुत ज्यादा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, तो एक सांकेतिक कटौती है, और जो भी कटौती हो रही है उसे इस दृष्टि से देखें कि महंगा कितना हुआ है, क्योंकि अगर आपको जो रियायत मिल रही है वो उस महंगाई या उस कीमत को बढ़ने की रोशनी में देखी जानी चाहिए कि कितनी कीमत आपने कोविड लॉकडाउन से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ने के तौर पर चुकाई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें 60 से 67 के बीच में ही मूव करती नहीं है, बल्कि 60 से नीचे गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि उन कीमतों ने 70-75 का आंकड़ा पार कर दिया हो, पर क्रूड ऑयल की कीमत 50-52 से लेकर और 60-65 के बीच में आई, और हमारे यहाँ कीमत कितनी बढ़ी ये समझना जरूरी है। लेकिन सरकार अभी चाहे तो 2 से ₹2.5 तक की कमी कर सकती है। इस बात के संकेत हैं कि शायद पेट्रोलियम कंपनियां आने वाले दिनों में 1-2 कटौतियां और करेंगी। हाँ, क्योंकि पहले फेज की पोलिंग भी पास में है, और इसीलिए सरकार को प्रतीकवाद में भी शायद किसी वो एक अपनी अलग उनकी तैयारी है कि प्रतीकों के तौर पे हमको दिखाएं कि हम ये कम कर रहे हैं, जबकि वो एकदम नामालूम सी और एकदम इनसिग्निफिकेंट सी कमी है। और पहली कटौती 1 साल में, मतलब 16 मार्च को लास्ट ईयर पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई थी, 16 मार्च से लेकर अभी तक, और हमने सबसे लंबा फेज तो दिसंबर के बाद देखा है, जब कीमतें लगातार निरंतर बढ़ती चली गई हैं। तो दूसरी एक और चीज समझना जरूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से जो बाजार में महंगाई आ चुकी होती सिद्धांत वो नहीं जाती, वो रिवर्ट बैक तो नहीं होती है, और इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में की बढ़ोतरी खतरनाक होती है, और इसका हमें कोई फायदा कटौती के तौर पर नहीं मिलता, क्योंकि जितने भाड़े बढ़ चुके हैं, जितनी कॉस्ट बढ़ चुकी है, जो चीजें बढ़ चुकी, एक बार इन्फ्लेशन की जो अंडर करंट बन जाती है, इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, इन्फ्लेशन की जब ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाती, तो उसे रोकना मुश्किल होता है। अब कीमत 20 पैसे कम हो जाएगी तो कल टेम्पो वाला अपना भाड़ा कम नहीं कर देगा, या ट्रक ऑपरेटर्स अपना भाड़ा कम नहीं करेंगे, तो जो महंगाई आ चुकी है वो बनी रहेगी। हाँ, इन्फ्लेशन इज लाइक जगरनॉट, उसको अपना मोमेंटम उसने बिल्ड कर लिया, तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जगरनॉट का, उसने अपना मोमेंटम अगर बिल्ड कर लिया तो उसको रोकना मुश्किल है, फिर वो आगे बढ़ता ही जाएगा तमाम बैरियर्स के बावजूद। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी होगी, लेकिन इन वजहों से, उनकी बढ़ोतरी की वजह से जिन चीजों के दाम बढ़े हैं, जिन चीजों में बढ़ोतरी हुई है, वो रिवर्ट बैक नहीं होना है, ये भी तय माना जा सकता है। आज की तीसरी खबर राज्यों से जुड़ी हुई। राज्यों के जीडीपी, जो जीएसडीपी है उसको कहते हैं छोटे में, और एसबीआई ने कहा है कि इसमें 7% का फॉल आया है, और उन्होंने राज्यों के नाम लिए हैं एसबीआई ने, अंशुमान जी, कि जो 4-5 राज्य उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके जो एस्टिमेट थे और इनके जो एस्टिमेट थे और रिवाइज एस्टिमेट में, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जबकि साथ ही कहा है कि राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, केरल जैसे राज्यों ने काफी ज्यादा रियलिस्टिक इमेज पेश की है अपने जीएसडीपी को लेकर। क्या है इस पूरे आकलन का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, जब अभी राज्यों के बजट आ रहे थे और कुछ राज्य दावा कर रहे थे कि उन्होंने मंदी के दौर में भी बहुत तेज विकास दर हासिल की है, रोजगार बढ़ा दिए हैं, तो उसे हमने उस समय चर्चा में भी कहा था कि हमको इसका थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था -8-9% पर है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था 7%, 8% से कैसे ग्रो कर जाएगी? उसमें कोई तालमेल नहीं है, जबकि और कोई फैक्टर रेवेन्यूज के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो आकलन राज्यों के थे, ये आकलन पुरानी व्यवस्था पर आधारित थे। उन्होंने अपने बजट में जो आकलन पेश किए वो बहुत ज्यादा हाइपर थे और गैर तर्कसंगत थे, और जिनके के आकलन गैर तर्कसंगत थे उनके बारे में एसबीआई की इस रिपोर्ट में इंगित किया गया है। उसमें कर्नाटक है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें वेस्ट बंगाल है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें उत्तर प्रदेश है। यानी कि जब इस साल के आंकड़े हमारे पास आएंगे, पूरे साल की जीडीपी के आंकड़े आएंगे, तो उसके बाद इन राज्यों की आर्थिक विकास दर में के जो प्रोजेक्शन इन्होंने अपने ताजा बजटों में पेश किए, उनमें तेज कमी आएगी, तेजी से गिरावट आएगी, 7%, 8% का कंट्रैक्शन हो सकता है। और इसका मतलब समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने खर्च, इन्होंने अपने रेवेन्यू, इन्होंने अपने कर्ज के सारे आकलन इसे एक पैमाने पर बनाए थे कि ये तो देश से ज्यादा तेज गति से ग्रो कर रहे थे, जबकि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में थी। वो सारे आकलन पलट जाएंगे
और इसलिए वो इन राज्यों को आने वाले समय में और ज्यादा कर उठाने होंगे और ज्यादा संसाधनों की चुनौती से का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ जो वित्तीय पारदर्शिता और वित्तीय ईमानदारी की बात होती ना आंकड़ों में, उसका सवाल उठता है। जब देश की अर्थव्यवस्था मंदी में थी, सबको स्थापित थी, तो राज्यों के आंकड़े भी उसको रिफ्लेक्ट करने चाहिए थे, पर कुछ राज्यों ने ईमानदारी के साथ उसके आंकड़े रिफ्लेक्ट किए। ये पूरी दुनिया में मंदी पर कुछ राज्यों ने पता नहीं ऐसा क्यों किया कि उन्होंने एक अनरियलिस्टिक पिक्चर या एक बिल्कुल अतर्कसंगत तस्वीर सामने पेश की, जिससे थोड़े समय के लिए सुर्खियां तो बन गई, पर जब आप आंकड़ों के भीतर जाकर देखिए और उनको खोलने की कोशिश करिए तो आपको दिखेगा कि नहीं, इन आंकड़ों में तो बहुत सारा झोल है। ये तो उस वास्तविकता से बिल्कुल परे और कटे हुए हैं जिससे कि देश की बाकी अर्थव्यवस्था दिखा रही। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी में और किसी राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रो करने लगे। तो वो परिवर्तन हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में गहरे संकट में होंगी और गहरी चुनौती में होंगी। हमने अर्थात में इस पर चर्चा की है। अब आप सोचिए कि अगर राज्य की राज्यों के पास कोई ऐसा कोई एसेट भी नहीं है ना जो केंद्र की तरफ उसको केंद्र की तरह लेके बाजार में जा सके, आप उसको आईपीओ निकाल सके, आपके पास इस तरह की सुविधाएं हैं नहीं। हाँ, और 7% या 8% का कॉन्ट्रैक्शन अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में होता, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, और फिर उसके बाद उन्हें अगले साल से जीएसटी के नुकसान का हिस्सा भी नहीं मिलना है, उन्हें केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी का फार्मूला है वो भी बदल गया और 28 से 45% तक, बल्कि 60% तक हिस्सा भी उनका टैक्स में केंद्रीय संसाधनों में नीचे जाना है। तो आप सोचिए कि उनकी इकोनॉमीज के लिए आने वाले समय में क्या चैलेंज होगा। तो ये जो खबर है, ये जो एसबीआई की रिपोर्ट है राज्यों की जीडीपी आकलन में गफलत को लेकर और उनमें अतिशयोक्ति को लेकर, उसे इस रोशनी के संदर्भ में, इस रोशनी में देखा जाना चाहिए कि अगले 2 साल 3 साल राज्यों के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो शायद राज्य की सरकारों को अपनी आर्थिक व्यवस्था का वास्तविकता के आधार पर आकलन करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और इन सब के बाद परसों का खर्चा पानी यानी 23 मार्च का, आपको याद होगा था, जिसमें हमने बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लेकर आ रही है। शायद प्रावधान होंगे क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में माइनिंग, उनका स्टोरेज, उसमें ट्रेडिंग, वो प्रतिबंधित होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। और आईपी एड्रेसेस जो क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज होते हैं, ट्रेडिंग के लिए, माइनिंग के लिए, वो आईपी एड्रेस भी इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक करेगी। ठीक है, ये बात तो हो चुकी थी, लेकिन अब इंडिया में आ रहे हैं इलॉन मस्क, अपनी गाड़ी बेचेंगे कुछ दिन बाद, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। और इलॉन मस्क ने अभी ताजा ऐलान कर दिया है कि भैया अपनी गाड़ी के लिए हम क्रिप्टो करेंसी भी लेंगे, बिटकॉइन दीजिए, मेरी गाड़ी ले जाइए, हमारी कंपनी गाड़ी ले जाइए। इलॉन मस्क ऐसा कह चुके हैं। तो अंशुमान जी, बड़े प्लेयर्स तो अपने तरीकों से अगर व्यापार करना चाहेंगे तो उनको तो इन लोकल नीतियों के तहत सरेंडर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इलॉन मस्क क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं और सारी नई टेक्नोलॉजीज के एंथुजियास्ट हैं। तो इलॉन मस्क ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को एक फॉर्मल ट्रेड में लाने की पहली कोशिश और बड़ी कोशिश की है टेस्ला कार के जरिए। और दुनिया के अन्य देशों में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या बिटकॉइन के जरिए टेस्ला कार का पेमेंट होगा, भारत में तो आने में भी समय लगेगा, अगर इंपोर्ट होकर भी आती है बनने में तो समय लगेगा। लेकिन पहले में देखना होगा कि पूरी दुनिया के बाजारों में क्रिप्टो करेंसीज में परचेज शुरू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तकनीक के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस करेंसी की वैधानिकता का इसकी एक्सचेंजेबिलिटी की चुनौती। और दुनिया के किसी भी बाजार में, दुनिया के किसी भी देश में अभी प्राइवेट करेंसीज को, बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी जो 500-600 करेंसीज हैं, उनकी जो लीगल वैलिडिटी, वो एक लीगल टेंडर है कि नहीं है, इसे स्थापित नहीं किया गया है। तो अब इलॉन मस्क सरकारों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे क्या कि वो ट्रेड की इजाजत दें। 2 चीजें अलग अलग हैं सिद्धांत, एक बिटकॉइन की माइनिंग करना और माइनिंग करके उसे स्टोर करना और उसके प्राइसेस बढ़ते देखकर अपने निवेश को ग्रो करते हुए देखना एक अलग चीज है। और बिटकॉइन के जरिए कार खरीद लेना, पेट्रोल भरवा लेना, बिटकॉइन के जरिए जाकर शॉपिंग कर लेना एक बिल्कुल दूसरी अलग चीज है। और यहाँ भारत में अभी सरकार दुविधा में है, अलग अलग तरीके के संकेत दे रही है, लेकिन अभी हमें लगता है कि शायद भारत में बिटकॉइन के जरिए शॉपिंग और परचेज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी भी तो इसे केवल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तौर पर खोलकर रखेगी, जब तक कि कम से कम भारत सरकार की या रिजर्व बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी नहीं आ जाती, जिसका प्रस्ताव इस कानून में है, जिस कानून का जिक्र आपने किया, और रिजर्व बैंक उस पर उसकी तैयारी भी कर रहा है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में।
सब लोग धीरे धीरे अपने घर जाएंगे, होली नजदीक आ रही है, तो घर से अपना खर्चा पानी भी देखते रहिएगा, ललन टॉप को भी फॉलो करते रहिएगा, अपने दोस्तों परिजनों सबके साथ मिलिए, सबके साथ हिलिए मिलिएगा भी, वो भी जरूरी है। और मेरे और अंशुमान जी की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत।